Okay. So in previous class, we had studied about fixed purchase of fixed assets, and payment was made by issuing the equity shares. Today, we will study about uh, purchase of purchase of fixed purchase of running business. Purchase of running business. What is the meaning of running business? Purchase of running business. Here, when a company take over the other existing company, and in payment, the equity shares are to be issued to them. This is called issue of share for purchase of a running business. Okay. So, if we purchase any business, so suppose that what we do purchase assets. किसी भी बिजनेस को अगर हम खरीद रहे हैं तो उस बिजनेस का क्या खरीदेंगे, हम एसेट्स खरीदेंगे और उसके पास क्या होती है, लायबिलिटी होती है। ये दो चीज होता है। तो अब तुम सोचो कि किसी बिजनेस को अगर हम खरीदेंगे, टेक ओवर करेंगे, तो उसे पैसे में क्या देंगे। ठीक है, पैसे में हम लोग क्या देंगे। तो आप यहाँ ध्यान रखो कि एसेट्स खरीदेंगे उसका और लायबिलिटी, तो बदले में एसेट्स और लायबिलिटी घटाने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा, नेट एसेट्स। ठीक है, नेट एसेट यही होगा। सपोज दैट कि किसी कंपनी को हम टेक ओवर करने जा रहे हैं, उसकी एसेट 10 लाख रुपए की है और उसकी लायबिलिटी कितनी की है, 3 लाख रुपए की है। तो नेट एसेट कितना हुआ, 7 लाख। तो अब इमेजिन करो कि आपसे कोई कहा कि आप मतलब एक्स लिमिटेड को आप टेक ओवर कर रहे हो जिसकी एसेट 10 लाख है और लायबिलिटी 3 लाख है, तो आप कितना पेमेंट उसको करोगे। अगर आपको खरीदना है तो आप कितना पेमेंट करेंगे, 7 लाख रुपए। इससे ज्यादा तो नहीं करने जाएंगे ना, यानी 7 लाख रुपए से करेंगे क्योंकि 7 लाख रुपए का उसका नेट एसेट्स आ रहा है। ठीक है, तो हमें यही समझना है कि सबसे पहले जब भी किसी बिजनेस को हम खरीदने की बात करते हैं तो उसका हम नेट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट एसेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओके, तो अब ध्यान से समझो, इसमें हम जो बताने जा रहे हैं, जो पैसा हम पेमेंट करते हैं एसेट्स खरीदने के बदले में, किसी कंपनी को टेक ओवर करने के बदले में जो पैसा हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग परचेज कंसिडरेशन। क्या कहते हैं, परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, जो पैसा हम पेमेंट करेंगे किसी कंपनी के नेट एसेट्स को खरीदने के लिए, उसे कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। राइट। सो परचेज कंसिडरेशन तुम्हारा जो होता है वो कैसा हो सकता है, ध्यान से समझना। एक तरफ है तुम्हारा नेट एसेट्स। नेट एसेट कैसे आता है, एसेट माइनस लायबिलिटीज। और परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन अगर ये दोनों इक्वल है तो नो इशू, यानी जितने रुपए का एसेट्स है उतना ही पैसा हम पेमेंट कर रहे हैं। तो हो गया कि परचेज कंसिडरेशन इज जस्ट इक्वल टू नेट एसेट्स। बट समटाइम्स हम जो पेमेंट करेंगे वो ज्यादा हो जाता है, यानी नेट एसेट्स क्या है हमारा कम है बट पेमेंट प्राइस क्या है, ज्यादा है। तो जब पेमेंट प्राइस ज्यादा होता है तो जितना ज्यादा हम पेमेंट करेंगे उस पैसे को कहेंगे गुडविल। क्या कहेंगे, गुडविल कहेंगे। क्योंकि कभी भी जनरल एंट्री जब करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। यहाँ हमारा परचेज कंसिडरेशन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, ये क्या है हमारा मोर है, ज्यादा है। तो जितने रुपए से ज्यादा होगा उतने रुपए से क्या क्रिएट होगा, गुडविल क्रिएट होगा। तब जाकर दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन, पहला कंडीशन क्या होता है कि सेम अमाउंट हम पेमेंट कर रहे हैं, जितने रुपए का नेट एसेट है उतना ही पेमेंट कर रहे हैं। दूसरा कंडीशन था कि जितने रुपए का नेट एसेट है हम उससे ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे आप लोग, एक वर्ड देंगे गुडविल। दिस मींस व्हाट, द एक्सेस अमाउंट व्हाट वी आर मेकिंग पेमेंट इज कॉल्ड गुडविल। वी आर मेकिंग एक्स्ट्रा पेमेंट
for the goodwill of the business. Okay, next is when payment is less than the net assets. Third case is जब हम पेमेंट कर तो रहे हैं लेकिन जितना पैसा देना है उससे कम दे रहे हैं, हमारा नेट एसेट ज्यादा है और पेमेंट प्राइस कम है, तो अब हम कम दे रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, फायदा होगा। ठीक है, क्योंकि अगर हमने 7 लाख रुपए की एसेट खरीद कर अगर मान लो 6 लाख रुपया पेमेंट किया तो 1 लाख रुपए में हमें क्या हुआ, फायदा हो रहा है। तो इस फायदे को क्या कहेंगे, देखो प्रॉफिट दो तरीके का होता है, एक रेवेन्यू प्रॉफिट और एक कैपिटल प्रॉफिट। तो यहाँ पर ये कैपिटल प्रॉफिट होगा क्योंकि एसेट्स को खरीदने के समय हमको मिल रहा है। तो जितना रुपया हमें प्रॉफिट होगा उसको हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। ये अकाउंट का रूल होता है कि जो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं और जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो ठीक है, आप लोगों ने 3 चीज सीखा कि जब हम किसी बिजनेस को खरीदेंगे, टेक ओवर करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम नेट एसेट्स का पता करेंगे कि नेट एसेट कितना है। फिर उसके बाद परचेस कंसिडरेशन देखेंगे कितना हम पेमेंट कर रहे हैं, फिर आपस में दोनों को कंपेयर करेंगे। तो अगर सेम अमाउंट है तो नो इशू, अगर हम ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो जितना ज्यादा दे रहे हैं उससे हम गुडविल क्रिएट करेंगे, और अगर से हम पेमेंट कम कर रहे हैं यानी नेट एसेट्स हमारा क्या है, ज्यादा है और पेमेंट प्राइस कम है, तो जितना कम दे रहे हैं वो हमारा फायदा हो गया, तो उतने रुपए से हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, बिकॉज इट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व ऑलवेज। एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि the balance of capital profit is to be transferred into revenue reserve, capital reserve, general reserve, whatever. तो जो भी कहेगा तो आप क्या बताएंगे, कैपिटल रिजर्व। कभी भी कैपिटल प्रॉफिट हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, यू कैन नोट इट डाउन। अब इसके बाद आता है कि जब हम किसी एसेट्स को खरीदेंगे तो हमको पेमेंट करना होता है। तो देखो पेमेंट करने के लिए कोई अलग से एंट्री नहीं बतानी है, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि जब फिक्स्ड एसेट खरीदते थे वेंडर से तो वेंडर को हम पेमेंट करते थे। कैसे करते थे, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, या अगर पेमेंट कैश से कर रहे हैं तो टू कैश, चेक से कर रहे हैं तो टू बैंक, और अगर से हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो लिखेंगे टू बिल्स पेबल, जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स कर रहे हैं तो लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल, राइट। तो जिस चीज से, जिस भी मोड से हम पेमेंट कर रहे हैं उसको क्रेडिट करेंगे और वेंडर को डेबिट करेंगे। तो यहां तक हमको करना है। अब हम इसका क्वेश्चन दिखाएंगे कि कैसे होना है, यानी आप लोगों को आज की क्लास में सिर्फ ये सीखना है कि पहली एंट्री कैसे होगी जब हम नेट एसेट खरीदेंगे, क्योंकि दूसरी एंट्री जो पेमेंट की एंट्री है वो कॉमन है, जैसा कि कल पढ़ा था हम लोगों ने, वैसा ही होना है। ठीक है, तो जस्ट नोट इट डाउन, जस्ट आई एम गोइंग टू पुट डाउन द specimen of the entries, how to be passed the entry. Okay, so should I raise this? This is very simple. If we are making payment more, so it will be called goodwill. If we are making payment less, will be capital reserve. Okay, and you will understood by solving the question. So here just I am writing the specimen of the entries. How will you pass the entries? Just like a fixed assets. See, just note it down along with me. साथ साथ आप नोट करो। So first, on taking over business, ठीक है, जब बिजनेस हम टेक ओवर करेंगे तो we will write sundry assets account debit to sundry liabilities, ठीक है, account. So now you have to see if we are making payment just equal to net assets, अगर net assets के equal payment कर रहे हैं तो ये दोनों अमाउंट क्या होगा, सेम होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टू वेंडर कंपनी, वेंडर्स कंपनी अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री कब होगी, फॉर एग्जांपल मैं तुमको पहली एंट्री का 3 कंडीशन मैंने पढ़ाया कि जब हम सेम अमाउंट पेमेंट करते हैं, जब ज्यादा पेमेंट करते हैं, जब कम पेमेंट करते हैं। तो पहला एंट्री मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ कि जबकि सेम अमाउंट, सपोज दैट 10 लाख रुपए का मैं यहाँ लिख रहा हूँ रुपीज
in lakhs so that you can understood in a proper manner. Suppose that we have taken the total assets of a company of rupees 10 lakh and we are taking the liability of rupees 3 lakhs. So now how much amount we need to make payment? 10 minus 3 is equal to 7 lakh. This is the first case ना. फर्स्ट केस की जब हम जितने रुपए का नेट एसेट आता है हम उतना ही पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एंट्री करेंगे. दूसरा, जब हम ज्यादा पेमेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, यानी फर्स्ट एंट्री होगी या दूसरी एंट्री कब होगी, जब हम ज्यादा पेमेंट करेंगे. हमारी बात को ध्यान समझना, मैं केस वाइज बता रहा हूं. अगर हमारा नेट एसेट्स और परचेज कंसिडरेशन एक होता है, ये वाला कंडीशन एक ही होता है और एक ही होता है, ये तीन कंडीशन होता है ना. तो जब ज्यादा हम नेट एसेट ज्यादा होता है और पेमेंट कम कर रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा, और जब हम ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो गुडविल क्रिएट होगा, ठीक है. तो अभी जो मैंने जो एंट्री किया है, ये पहली एंट्री चाहे पहले कंडीशन का हो सकता है, चाहे दूसरे कंडीशन का हो सकता है, चाहे तीसरे का, तीनों में से कोई एक हो सकता है पहला. तो हम तीनों कंडीशन के केस में कैसे एंट्री करेंगे हम एक एक करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है. तो आप देखो कि पहला लिखा है सन्ड्री एसेट अकाउंटेबल टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर कंपनी, ठीक है. जब हम ये कब हुआ एंट्री, जबकि हम सेम अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं, 10 minus 3 equal to 7 आ रहा है. अब दूसरा केस हम बताने जा रहे हैं और करके कि मान लो हम ज्यादा पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री करेंगे, ठीक है. सो हम फिर वही लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट और टू सन्ड्री लायबिलिटी. सन्ड्री को हमने एस डॉट लिखा है ना, सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट. तो मान लो 10 लाख रुपए यहाँ है और 3 लाख रुपए की लायबिलिटी है, और पेमेंट हमें कितना करना चाहिए, वेंडर्स कंपनी अकाउंट. पेमेंट हमें 7 करना चाहिए लेकिन हम पेमेंट 8 लाख रुपया कर रहे हैं, 1 लाख ज्यादा कर रहे हैं, है ना. यहाँ पीसी हमारा ज्यादा हो गया, तो हम 1 लाख रुपया जो ज्यादा हो रहा है उससे क्या क्रिएट करेंगे, गुडविल. गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है. ये बैलेंसिंग फिगर हो गया. समझ में आ रहा है कि जब हमारा एसेट और लायबिलिटी माइनस करने पे जितना एसेट्स आ रहा है उससे ज्यादा दे रहे हैं, तो जितना ज्यादा दे रहे हैं उतने रुपए से गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे 1 लाख रुपए से. तब जाकर देखो हमारा ये बराबर हुआ ना, 10 + 1 = 11 और 3 + 8 = 11, ठीक है. अब तीसरा केस और करके, अगर मान लो कि दूसरा भी नहीं है, तीसरा है, यानी हम पेमेंट कम कर रहे हैं, ठीक है. तो जब एंट्री वही होगा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट और टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, ठीक है. अब मान लो 10 लाख रुपए की एसेट्स और 3 लाख रुपए की लायबिलिटी, और आप पेमेंट कितना कर रहे हो वेंडर को, वेंडर्स अकाउंट सपोज दैट 6 लाख रुपया कर रहे हो. पेमेंट कितना करना चाहिए हमें, 7 लाख, बट हम कर कितना रहे हैं, 6 लाख, तो 1 लाख रुपया कम दे रहे हैं. तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया, तो उसको लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है, कैपिटल रिजर्व. तो ये वाला, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया कि तीनों में से कोई एक एंट्री हो सकती है, फर्स्ट वाली. Okay, when we take over the business, so first you will do debit the asset and credit liability, and now compare. You have to compare it in working note कि कौन सा चीज ज्यादा है, नेट एसेट ज्यादा है या पीसी ज्यादा है, परचेज कंसिडरेशन. ओके, तो अगर दोनों इक्वल है तो नो इशू, नॉर्मल एंट्री होगी. अगर से हमारा ये नेट एसेट ज्यादा है, पेमेंट कम है, तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा जैसा कि लास्ट में किया. और अगर से हमारा नेट एसेट ज्यादा ये थर्ड वाला, अगर नेट एसेट्स कम है और पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं तो जितना ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं उससे गुडविल क्रिएट होगा सेकंड वाले की तरह. 1 लाख रुपए की यहाँ पर गुडविल होगी और यहाँ 1 लाख का कैपिटल रिजर्व, ठीक है. तो ये एंट्री हो गई पहली एंट्री. अब इसके बाद की एंट्री आप सभी लोग जानते हो, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ. यहाँ तक हो गया. शुड आई इरेज दिस, इधर का मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक. तो अब यहाँ पर हम लोग अब पेमेंट के लिए चौथी एंट्री फॉर पेमेंट टू वेंडर. तो वेंडर को पेमेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पहला इफ पेज बाय कैश या चेक, ठीक है, या बिल्स पेबल
या बैंक बिल्स रिसीवेबल, एनी ऑफ देम। अगर मान लो हम पेमेंट कर रहे हैं चाहे कैश से, चाहे चेक से, चाहे बिल्स पेबल, चाहे बीआर, बीपीबीआर का यूज करते हैं, कल पढ़ाया हुआ है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट एंड टू, अगर कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो कैश लिखेंगे, चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक, और बिल्स पेबल एक्सेप्ट करके दे रहे हैं तो बिल्स पेबल, और बिल रिसीवेबल दे रहे हैं तो बिल्स पेबल। नरेशन होगा पेमेंट मेड टू वेंडर। तो समटाइम्स होता क्या है कि हम पार्टली पेमेंट चाहे कैश, बैंक या बिल्स ऑफ एक्सचेंज से करते हैं, और बाकी का जो पेमेंट है वो हम शेयर इशू करके या डिबेंचर इशू करके करते हैं। क्योंकि हम लोग अभी शेयर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डिबेंचर की बात नहीं करना है, ठीक है, बट बोर्ड एग्जाम में सब मिक्स करके दे सकता है। तो अब दूसरा, इफ पेमेंट मेड बाय शेयर, ठीक है, अगर हम पेमेंट शेयर से कर रहे हैं तो शेयर कैन बी इशूड एट पार और प्रीमियम, तो जो कंडीशन होगा उसका होगा। सिंपल सी एंट्री है, वेंडर्स कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल हम लिख रहे हैं, अगर प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस लिख लो, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इफ एनी, एसपीआर हमने लिखा शॉर्ट में, पूरा नाम लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये तब लिखेंगे जब प्रीमियम पे इशू किया जाएगा, जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट पेबल, जितना रुपया पेमेंट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जितने रुपए का शेयर दे रहे हैं और जितना रुपया प्रीमियम है। तो जैसा क्वेश्चन में हो तो आपने नोट किया होगा कि जो कल पढ़ा था सब कुछ वही है, सिर्फ पहली एंट्री हमारी चेंज हो रही है ना, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, इसको लिख लो आप। ठीक है, फिनिश करते हैं। Okay, so just start writing a question. X Limited took over Y Limited for purchase consideration of rupees 20 lakhs. The assets of Y Limited was of rupees 25 lakhs and liabilities worth of rupees 5 lakhs. Okay, payment was made him by issuing shares. Shares means your equity share. Nah, when we are talking about only shares, so this means equity share. So by issuing shares of rupees 100 each at par. अभी हम par पे इशू करेंगे, ठीक है? So now you are supposed to pass journal entry. Here the name of assets and liabilities not given. So when you will do the actual question from your textbook, you will be finding the name of the particular asset, what kind of asset you are taking and what kind of liabilities you are taking. Okay. So just now here for the clearing of the concept, I have taken total asset and total liability. So solution, I hope you all have written. So now do the solution. Just here I am going to pass the journal entry. Okay.
So first entry would be for taking over the assets. So you will write sundry assets. Sundry assets account debit to sundry liabilities. Okay. Okay. So now we have purchased the sundry assets of rupees 25 lakhs and sundry liabilities of rupees 5 lakhs. The difference of 25 and 5 will be 20 lakhs. This is what in the question it is saying that we have purchased the assets and liabilities for the purchase consideration of 20 lakh. So we will write in the vendor limited the amount of PC means purchase consideration. And now you can compare if the net asset is just equal to purchase consideration. Now the next point is it is saying that payment was made him by how? So by issuing the equity shares of rupees 100 each. So first of all we should debit to vendor company. This is Y Limited. Y Limited account debit by how much? 20 lakhs. Because by what amount we have credited here. The same amount should be debited at the time of making payment directly by issuing the shares. Okay, so now we are issuing the shares, equity share capital account. The amount would be same because we have issued at par. So here we should write the narration. So in narration we should write the by how much number of shares you have issued. So working note, I have taught you all people how to calculate the number of shares in yesterday's class. So here we will write the number of share is equal to amount payable. Amount payable is 20 lakhs and issue price is 100 because 100 each at par you had assumed ना. तो 100 रुपए का शेयर 100 रुपए पे ही इशू किया, इशू प्राइस 100 है. So 1020 so net is 20,000. Okay, so 20,000 is the number of share and how much amount you have written 20 lakhs because when you do multiply by the number of face value of the share so it will come 20 lakh as you know. So हम लोग को करना क्या है कि देखो नंबर ऑफ शेयर तो ठीक है 20,000 हमको यही पता करना था क्योंकि अगर हम पार पे इशू करते हैं तो जितना पेमेंट करना है उतने रुपए का शेयर होता है. ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 20,000 शेयर्स of rupees 100 each issued at par. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया. आई होप कि समझ में भी आ गया होगा कि कैसे करना है ना. डन. सो अब हम सेम क्वेश्चन सेम रखते हैं. ठीक है, और अभी गुडविल और कैपिटल रिजर्व नहीं क्रिएट कर रहे हैं. क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ पेमेंट के लिए हमने जो यहाँ पार पे लिखा है इसको हम प्रीमियम कर देते हैं. ठीक है, तो आप लोगों का सेकेंड एंट्री कैसे होगा और नंबर ऑफ शेयर कितने आएगा वो निकालना है. ओके, तो 100 each at a premium of 25%. Okay, now I have written the question is same, just in place of issuing at par you are issuing the shares at a premium of 25% per share. So the second entry would be changed only, है ना. So क्या होगा इसमें मैं करके दिखाता हूँ, आप लोग भी करिए साथ में. यहाँ मैं हटा दे रहा हूँ. फर्स्ट एंट्री would be same, first entry would be same because जो परचेस कंसिडरेशन एंड एसेट लायबिलिटी अमाउंट इज सेम, तो ये एंट्री पहला सेम होगा. सेकेंड एंट्री जो होना है पेमेंट के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे Y लिमिटेड अकाउंट डेबिट बाय हाउ मच 20 lakhs. Okay, now you are issuing the equity shares, equity share capital and two security premium reserve. So I have written here security premium reserve as SPR. SPR I have written as security premium reserve. Okay, so now we need to calculate the number of share. So 20 lakhs
and divided by 125 because प्रीमियम इज 25%, है ना, और एक शेयर 100 रुपए का है, तो 25% आप कैलकुलेट करो 25, तो 25 रुपीज आएगा, है ना। एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का, एंड यू आर इशूइंग एट 25% प्रीमियम, तो प्रीमियम मींस क्या होगा, इशू प्राइस हो जाएगा 100 प्लस 25 इज इक्वल टू 125, इज इट। तो नाउ सॉल्व इट, 25 5 जा एंड 25 8 जा 200 हो गया, कितना है 1 2 3 4 1 2 3 4, अब 5 से डिवाइड करो, 5 16 जा यानी 16000। तो नरेशन में आप क्या लिखेंगे कि आप 16000 जो शेयर इशू कर रहे हो, और एक शेयर की बेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 16 लाख आ जाएगा, डन। क्योंकि एक शेयर की जो आपने नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट किया वो 16000 शेयर आ रहा है ना, 16000 शेयर को आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 लाख हो गया, प्रीमियम में कितना आ जाएगा 4 लाख। इसी दोनों का डिफरेंस लिख लो, और नहीं समझ में आता तो 16000 में 25 रुपए का गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि प्रीमियम पर शेयर 25 रुपए है और नंबर ऑफ शेयर 16000 है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट 4 लाख। तो नरेशन लिखेंगे 16,000 shares of rupees 100 each issued at 25% premium. That's it. I think you've understood how to be solved. Clear हो गया? तो कुछ जो चेंज होना है वो सिर्फ फर्स्ट एंट्री में होना है, या तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा या तो गुडविल, बाकी सारा सेम है। इरेज कर दे, इधर का सेट में इरेज कर दे रहा हूं क्वेश्चन। एक सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, what assets of rupees 20 lakhs and liabilities of rupees 4 lakhs of Z Limited. Okay. Payment was made him by issuing equity shares of rupees 100 each for purchase consideration. For purchase consideration of rupees 20 lakhs. ठीक है, so pass journal entry. So यहाँ पर आपका purchase consideration कितना है 20 lakhs है, राइट। और आप नेट एसेट कितने का कैलकुलेट करोगे, अगर आप इफ यू आर डूइंग वर्किंग नोट तो नेट एसेट्स कितना आएगा, net asset will be assets minus liability, that is asset is of rupees 20 lakhs and liabilities are of rupees 4 lakhs, so net asset is of rupees 16 lakhs, right, but you are making payment how much 20 lakhs, है ना, so you are making more, so this will be called goodwill. We are making more for how, for what, for goodwill of the company, okay. So now we are coming to the solution. I think question is clear to all of you. Question में क्या समझना है, आपने एसेट लिया 20 लाख रुपए की, लायबिलिटी लिया 4 लाख रुपए की,
तो पेमेंट कितना करना चाहिए 16 लाख, लेकिन आप पेमेंट कितना कर रहे हो 20 लाख रुपए, है ना। तो 4 लाख रुपए आप ज्यादा दे रहे हो। तो सबसे पहले आप एंट्री के लिए क्या करोगे, नेम ऑफ एसेट्स को दिया नहीं है तो आप सन्ड्री एसेट लिखोगे। जब भी कभी नेम ऑफ एसेट नहीं दिया हो तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर गुडविल क्रिएट कर लोगे, क्योंकि ये जो हम लोग वर्किंग नोट पहले ही कर लेते हैं कि गुडविल क्रिएट होगा कि नहीं होगा, या कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा या नहीं होगा। तो आप देखो कि पेमेंट आप 20 लाख रुपए करना है, यानी नेट एसेट जो है आपका और परचेज कंसिडरेशन कंपेयर करो। नेट एसेट 16 लाख रुपए का आया और परचेज कंसिडरेशन कितना आप दे रहे हो 20 लाख, यानी आप दे रहे हो ज्यादा, ठीक है। ज्यादा दे रहे हो तो 4 लाख रुपए आप पेमेंट कर रहे हो ज्यादा, तो क्या हो जाएगा गुडविल के लिए हो जाएगा 4 लाख रुपए। एंड टू यहाँ पर सन्ड्री लायबिलिटीज और 2 यहाँ पर हो जाएगा जेड लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 20 लाख, 4 लाख की गुडविल हो जाएगी, सन्ड्री लायबिलिटीज 4 लाख की, और परचेज कंसिडरेशन भी आपका 20 लाख। तो फर्स्ट एंट्री तो डन हो गया, ये जो गुडविल क्रिएट हुआ वो बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से हो गया। दूसरी एंट्री पेमेंट करना है, तो जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इस क्वेश्चन में शेयर को पार पे इशू किया गया है, प्रीमियम पे कुछ नहीं बोला है, तो पार पे मानेंगे हम, ठीक है 100 रुपीज वाला। तो कितना रुपया देना है 20 लाख रुपए, तो 20 लाख रुपए लिखेंगे। अब नरेशन में नंबर ऑफ शेयर लिखना होता है, तो 20 लाख रुपए डिवाइडेड बाय इशू प्राइस 100, तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ शेयर 20,000। तो नरेशन में लिख देंगे यहाँ 20,000 शेयर्स इशूड इन पेमेंट। आप आगे भी लिख सकते हो 20,000 शेयर्स ऑफ ₹100 इशूड इन पेमेंट, राइट।